दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बस अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका जनवरी में हुआ था उसी के बचे हुए क्वेश्चंस का आज डिस्कशन करेंगे। ये आपको सिलेबस को समझने में ही बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों आप इसी को मापदंड बनाकर आप तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 114 नंबर है कि विच इज नॉट अ पोएट्री फॉर्म। तो दोस्तों आपको यह समझना है कि पोएट्री फॉर्म में क्या क्या आते हैं। जैसे आपका सोनेट आता है, ओड आता है, लिरिक्स आता है, ये सब सोनेट है। इपिक भी होता है, बैलेड होता है, लेकिन जो फिक्शन होता है दोस्तों सोनेट का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे 114 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन द स्पीच वेयर odious, the word which best express the meaning of odious। तो दो odious आपका वर्ड है, उसका बेस्ट मीनिंग कौन सा शब्द एक्सप्रेस कर रहा है ये बताना है। तो दोस्तों ओडियस जो है, तो ओडियस से आशय है आपका मतलब एक घृणित, अनप्लीजेंट, इसको समझिए। ऑप्शन है सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट मीन्स होता है आपका महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। उसके बाद है आपका एडमायरेबल, प्रशंसा योग्य, कॉमन, सामान्य, और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ओडियस मीन्स होगा आपका घृणित। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर कि हिज मदर डैश डैश व्हेन ही वाज जस्ट अ किड। जब वो एक बच्चा था तभी उसकी माँ गुजर गई। तो दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब होता है जैसे पास। तो यदि हम कहें कि पास ओवर, तो पास ओवर का दोस्तों हिंदी होता है दूर रहना। पास ओवर मीन्स होता है दूर रहना। पास अवे मीन्स होता है निधन होना या स्वर्गवास होना। और पास ऑन मीन्स होता है आगे बढ़ाना या देना। और जो पास फॉर है इससे आशय है मनाना। तो यहाँ पे माँ के मरने की सेंस आ रहा है जब एक बच्चा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द राइटर ऑफ द बुक कुल्ली। कुल्ली के रचनाकार कौन थे? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है काफ़ी इसको बारीकी से समझिए। इतना जानिए कि ये जो रचनाकार आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी इंडियंस हैं। और यहाँ पे राजा राव की हम बात करते हैं तब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो राजा राव है दोस्तों वह इंग्लिश लैंग्वेज के भारतीय राइटर हैं। वह नोवेल्स भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। इनके वर्क्स को आप याद रखिएगा, जो बहुत ही फेमस वर्क्स है, जो आपको जेपी यूनिवर्सिटी से यदि आप पढ़े होंगे तो पार्ट 3 में आपको पढ़ना है कंठापुरा। इसके अलावा एक और इनकी फेमस रचना है जिसका नाम है द सर्पेंट एंड द रोप। कौन सा है दोस्तों नाम? द सर्पेंट एंड द रोप। अब हम बात करते हैं आपके आर के नारायण की। तो आर के नारायण साउथ इंडियन के एक फेमस इंग्लिश राइटर हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनका बहुत ही फेमस रचना है जो अधिकांश लोगों के द्वारा पढ़ा गया है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड। तो याद रखिएगा दोस्तों गाइड आपको पार्ट 3 में पढ़ना है, लेकिन स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर हैं जो भी इंग्लिश में लिखते हैं, नोवेल्स भी लिखे हैं। और इनकी एक रचना जो यहाँ पे पूछा गया है, इनकी जो फेमस रचना है दोस्तों वो है आपका कुली। और एक पार्ट 3 में पढ़ना है अनटचेबल। तो अनटचेबल और कुली मुल्क राज आनंद की है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मनेखल मुंशी, जो एक इन्हें हम घनश्याम दास के नाम से भी जानते हैं। ही इज वेल नोन नेम इन गुजराती लिटरेचर। इनका गुजराती लिटरेचर में काफ़ी अच्छा नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप आंसर समझ गए होंगे कि कुली के जो रचनाकार है दोस्तों वो है आपके मुल्क राज आनंद। और इनकी एक और रचना पढ़ना है आप लोगों को, वो है आपका अनटचेबल। तो जो भी यहाँ पे हम वर्क्स का दोस्तों चर्चा किए हैं ये निश्चित ही आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इन वर्क्स की। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं और ये है कि अ स्टोरी इन विच
आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, मतलब जो विचार होते हैं ना उसको एक मानवकृत रूप दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक ऐसी कहानी जिसमें विचारों को लोगों के रूप में दर्शाया जाए उसे हम कहते हैं एलिगोरी। क्या कहते हैं दोस्तों? एलिगोरी कहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन है उसको भी समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेबल, यहाँ पे है फेबल। फेबल एक छोटी कहानी होती है जिसमें आमतौर पर जानवरों के माध्यम से एक नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। तो याद रखिएगा, फेबल एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें जानवरों के माध्यम से सिंबलाइज करके एक नैतिक शिक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं हम लीजेंड की। लीजेंड मीन्स होता है दोस्तों एक पारंपरिक कहानी जिसे कभी कभी ऐतिहासिक माना जाता है। तो याद रखिएगा, एक पारंपरिक कहानी। और जो आपका पैरेबल है, तो पैरेबल से आता है एक सरल कहानी जिसका उपयोग नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा पैरेबल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश के रूप में ही समझता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पैट्रियोट, देशभक्त, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, कस्मोपोलिटियन या मेट्रोपोलिटियन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा कस्मोपोलिटन। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इसको समझना है। 120 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही आसान सा आपको कंसेप्ट बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सवाल को हल करने का। इट इज टाइम यू डैश डैश होम। याद रखिए दोस्त, जब किसी वाक्य में आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम दिखाई दे तो समझिएगा कि मतलब यहाँ पे अब जो है ना वो समय हो गया है, अब बहुत हो गया, अब उचित समय आ गया है। और इस एक्सप्रेशन के बाद आप हमेशा ही भी टू का प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको किसी वाक्य में दोस्तों एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट डे दिखाई दे, उस वाक्य में भी आप भी टू का प्रयोग कीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बी टू किस ऑप्शन में है। जैसे गो आपका वर्ब 1 है वर्ब 3, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों 121 नंबर सवाल को समझिए। दोस्तों हमेशा ही आपको मतलब ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का, क्योंकि एक ही क्योंकि वाक्य का हर शब्द बतलाता है कि मेरे बाद क्या आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ही, जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वह अपने विपरीत अर्थ को एक्सप्रेस करता है। अब सब्जेक्ट यहाँ है, तब दोस्तों आपको चाहिए वर्ब। अब वर्ब कहाँ पे आएगा देखना है आपको, और वो भी वर्ब जो आएगा कोई सेंस दे रहा है कि नहीं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो होता है दोस्तों वो आपका आइडिया सेंटेंस होता है, वो आपको विचार प्रस्तुत करता है कि आगे क्या बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा तो आपको वर्ब मिल रहा है 3 में और 2 में। यदि हम कहें कि व्हेन ही डिड नॉट नो, जब वह नहीं जानता था, तो कोई खास आपको विचार नहीं मिला कि क्या नहीं जानता था। लेकिन आप कहते हैं दोस्त यहाँ पे कि व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट। 121 नंबर सवाल को आप अच्छे से देखिएगा, लिखा गया है कि जब वह आवाज सुनता है मध्य रात्रि में, तो अब आपको विचार मतलब एक भाव का जानकारी हो गया कि क्या बात हो रही है। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया, तो समझिए कि फिर अब किसी न किसी वाक्य की शुरुआत होगी, और जो वाक्य की शुरुआत होगी दोस्तों तो सब्जेक्ट से होता है। तो देखिए आपको सिर्फ 2 में ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ही वॉज नर्वस, और यहाँ पे आ गया एंड। तो एंड आ गया है तो समझिए कि फिर एक सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस ही आएगा, क्योंकि इधर सेंटेंस है तो उधर भी सेंटेंस आएगा। सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो हम 3 नंबर के बाद हम चले जाएंगे अब एक के बार 1 नंबर पे। तो यहाँ आपका हो जाएगा डिड नॉट नो, वह काफ़ी नर्वस था, वह कुछ नहीं जानता था। व्हाट टू डू, कि क्या करे। तब यहाँ पे सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 121 का। उम्मीद है कि आप इसको बनाने का तरीका समझे होंगे।
फर्स्ट सेंटेंस को समझना है कि उसमें कौन सी बात हो रही है। यदि सेंटेंस पूर्ण रूप से समाप्त होता है तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, यदि बीच में समाप्त होता है तो किसी कनेक्टर से शुरू होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन इज ऑन द वे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दीज डेज। दोस्तों आजकल जो डिसिप्लिन है ना वह स्कूलों में किस कंडीशन में है, यदि इसके भी विचार कीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा और ऑप्शन कुछ इसके बारे में आपको हिंट्स करेगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? डिक्लाइनिंग, इंक्रीजिंग, फ्लोरिशिंग और स्प्रेडिंग। दोस्तों इंक्रीजिंग बढ़ रहा है और फ्लोरिशिंग विकसित हो रहा है, तो दोनों सकारात्मक वर्ड हुए, और स्प्रेडिंग फैल रहा है। तो ये तीनों वर्ड तो एक ही जैसे अर्थ दे रहे हैं, और एक ही वर्ड जो नकारात्मक मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है, वो क्या है? ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है उसमें। और जाहिर सी बात है कि आज स्कूल में, विद्यालयों में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 122 का ए। अगला क्वेश्चन है कि वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड अ। जो इंसान नॉलेज से, ज्ञान से और सीखने से नफरत करता हो, तो दोस्तों नफरत करने के लिए जो आपको वर्ड मिलेगा वो मीसो मिलेगा। और नॉलेज है तो दोस्तों आप याद रखिएगा उसमें आपको लॉजी मिलेगा। और किसी व्यक्ति की बात बोल रहे हैं तो इस वर्ड के अंत में आईएसटी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि सबके अंत में आईएसटी है। अब आपको ढूंढना है सबसे पहले मिस, तो मिस भी इस दो के पीछे है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपके लॉग दिखाई दे रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, मिसोलॉजिस्ट। मिस होगा अ मैन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग। लेकिन एक नीचे जो ऑप्शन है उसको समझिए दोस्तों, गायनी मिस होता है महिला, तो मिसोगाइनिस्ट मिस होता है कि वन हु हेट्स वीमेंस। और फिलो मिस होता है दोस्तों टू लव करना, तो फिलोगाइनिस्ट में होगा वन हु लव्स वीमेंस। और यहाँ पे है फिलोलॉजिस्ट, यहाँ पे होगा कि वन हु लव्स नॉलेज एंड लर्निंग। तो रूट से आप बहुत चीज़ आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं यदि बात करें हम वर्ड्स की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। द मार्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर इज अ। दोस्तों शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोवेल है, शॉर्ट है और पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है। तो ये इनका ड्रामा है, याद रखिएगा। इनके पोएम का नाम दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके पोएम को भी देख लीजिएगा। और सैड सॉन्ग इज, दोस्तों ये एक सैड सॉन्ग होता है, क्या बोलते हैं अच्छा समझिएगा। एक सैड सॉन्ग को हम बोलते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा डॉर्ज। क्या बोलते हैं? डॉर्ज। अब आपका ऑप्शन आता है डीटी। तो दोस्तों डीटी मीन्स होता है अ शॉर्ट सिंपल सॉन्ग, एक छोटा सा साधारण गीत। और जो हिम है तो हिम मीन्स समझिए वंदना या धार्मिक गीत। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फैट, दोस्तों जो भाग्य में विश्वास करता है उससे हम बोलते हैं फैटलिस्ट। और दोस्तों और भी जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, जो हमेशा ही किसी भी बात, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव थिंक के बारे में सोचता हो। पेसिमिस्ट निराशावादी, जो हमेशा इन नकारात्मक बातों में रहता हो। और यहाँ पे है थेइस्ट मीन्स होगा अ मैन हु बिलीव्स इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थेइस्ट। लेकिन इसके पहले ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा अ मैन हु डज नॉट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड अथेइस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉपिंग करने में दिक्कत हुआ है, चलिए सही है, आगे मिल जाएगा आपको। इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाई अ स्पेसिफिक मेथड, दोस्तों यदि कोई छात्र किसी खास विधि से किसी बात को सीखने में असक्षम है, देन एज अ टीचर, तब आप एक शिक्षक के रूप में, यू शुड, तब आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए? टेल द स्टूडेंट दैट द टास्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको बता देंगे चलो बाबू तुम्हें समझ में नहीं आता है तो ये जो होमवर्क दिए हैं ना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा तो आप कभी नहीं करते हैं। इग्नोर द स्टूडेंट एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप छात्र को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। दोस्तों ये भी संभव नहीं है, आप किसी भी छात्र को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। और जब, क्योंकि आप एक टीचर के रूप में नियुक्त हुए हैं तो बच्चों को सिखाने के लिए ही नियुक्त हुए हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है प्रमोट रोट लर्निंग।
उसे कहेंगे कि रट लो, तोता तो आप बनाने के लिए गए नहीं हैं। अब क्या करेंगे, गिव सम एक्स्ट्रा टाइम, उसको कुछ एक्स्ट्रा समय देंगे। बिल्कुल, यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे टू हेल्प हिम लर्न द टास्क, कि वह टास्क को बना सके, सीख सके, तभी आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। तो 127 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, दोस्तों जब आप एक से ज़्यादा पत्नियों को रखिएगा, ऐसे रखिएगा मत, तो उसे क्या कहेंगे, मिसोगैमी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अभी चर्चा किए थे गाय, जो आपका वर्ड आया था गायनी, तो गायनी मिस होता है महिला, तो मिसोगैमी, तो यहाँ पे होगा मिसो मिस होगा आपका नफरत करना, पहले हम लोग देख लिए हैं। मोनो मिस होता है एक, तो मोनोगेमी मिस एक हो गया। बाई मिस होता है दो, तो बाईगेमी मिस दो महिलाओं को रखने की प्रथा, और मोनोगेमी मिस एक से ज़्यादा महिलाओं को रखने की प्रथा अर्थात शादी करने की प्रथा। तो यहाँ पे जो पॉलीगेमी होगा, यहाँ करेक्ट आंसर होगा पॉलीगेमी, और मोनोमिस दोस्तों एक होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर दोस्तों लिखे थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, मैं आश्वस्त हूँ कि वे लोग अपने सारे पॉसिबल प्रयासों से लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। द एक्सेप्टेबल मीनिंग ऑफ टूथ एंड नेल इज, तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन है विथ ऑल देयर एफर्ट्स, दोस्तों अपने अधिकार के लिए कोई व्यक्ति अपने सारे एनर्जी के साथ ही लड़ता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं, विच इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसी का इनडायरेक्ट स्पीच है, तो उसमें समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। यदि किसी वाक्य के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई देता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, उसके तुरंत बाद आता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। इतना यदि आपको मालूम है तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पहले सेंटेंस में आपको वाई दिखाई दे रहा है और सब्जेक्ट ही के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस होना चाहिए सही। और आगे भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ वाई आपको दिखाई दे रहा है और वाज हेल्पिंग वर्ब, तो गलत। और फिर वाई और फिर हैड हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है तो गलत, और वाई के बाद शुड दिखाई दे रहा है हेल्पिंग वर्ब है जो गलत। तो आप सिंपल से तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जानते हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे एक आपका वर्ड है स्टॉप, और स्टॉप के बाद हमेशा जीरन का प्रयोग किया जाता है। तो 132 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा मैकिंग होगा आपका। प्लीज स्टॉप मैकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, चलो अब बंद करो बहुत सी गलतियां करना। अगला क्वेश्चन है कि ही इज नॉन डैश डैश मी। दोस्तों ये आपका पैसिव से सवाल है और यहाँ पे बाई एजेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, नो के बाद टू होता है। तो 133 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। यहाँ पे दोस्तों आया है आपका सेकेंड कंडीशनल। तो दोस्तों याद रखिएगा मुख्य रूप से थ्री कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यदि हम भविष्य की चर्चा करते हैं, किसी कार्य के बारे में कल्पना करते हैं और उसके होने की चांसेस ज़्यादा हो तो हम उसे फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। और जब आपको इफ क्लॉज में वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखाई दे तो आप उधर वुड प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। यदि आप वर्तमान की कोई कल्पना की बात करें और ये जो कल्पना होता है दोस्तों, इसमें कार्य की होने की जो संभावना होती है ना, बहुत ही लो पॉसिबिलिटी होती है, जीरो पॉसिबिलिटी होती है। याद रखिएगा जो आपका कंडीशनल फर्स्ट था जिसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 आता है इफ क्लॉज में, उसमें एक्शन की होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और जो आपका कंडीशनल सेकेंड होता है जो वर्तमान के लिए, वर्तमान की हम कल्पना की इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें कार्य की होने की संभावना कम होती है। जैसे यहाँ पे हम कहें कि यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो है उसको हम तंदुरुस्त करता। तो आज प्रधानमंत्री तो अचानक कोई हो नहीं सकता है, तो एक कल्पना है। तो याद रखिए यदि इफ क्लॉज में आपको V2 दिखाई दे तो आप उधर वुड प्लस वर्ब 1 का प्रयोग कीजिएगा, वुड प्लस वर्ब 1 का। दोस्तों ये V2 आपका वेयर भी होता है, जैसे आप बी का फॉर्म जानते होंगे। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट लॉस टेम्पर, तो मैं गुस्सा नहीं होता। इट वॉज ऑन आर्डस टास्क फॉर मी। दोस्तों आर्डस मीन्स होता है डिफिकल्ट, कठिन।
इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे डिफिकल्ट मीन्स कठिन, तो जो सिनोनिम्स हो गया, ब्राइट मीन्स चमकीला जो होगा नहीं, होपफुल मीन्स आशापूर्ण, दोस्तों इजी मीन्स होता है आसान, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है? दोस्तों याद रखिएगा, इट इज या इट वाज, इट के बाद यदि वर्ब टू बी आए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आपका आएगा। जैसे इट वाज ही, वही तो था, इट वाज दे, वे ही लोग तो थे, इम्फेसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे हिम नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द फ्रेज लिप्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो यहाँ पे दिया है कि लिप्स डांसिंग, तो यहाँ पे देखिए पत्ते जो हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, पत्ते को नचाया गया, एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों आपका पैथेटिक फैलेसी। अब दोस्तों पैथेटिक फैलेसी होता क्या है? ये होता है द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब हम किसी भी जानवर को या वस्तु को इस ढंग से दिखाते हैं जैसे उसमें क्या हो, ह्यूमन फीलिंग्स हो, मतलब मानवीय रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं पैथेटिक पैथेटिक फैलेसी। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका हाइपरबोल, हाइपरबोल भी इसको कोई प्रोनाउंस करते हैं। तो हाइपरबोल क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपरबोल। पन जो होता है दोस्तों, यह होता है अ प्ले अपन वर्ड्स, मतलब कि एक ही अर्थ का साउंड, मतलब एक ही वर्ड जिसका साउंड से भी एक हो लेकिन जो उसका अर्थ भिन्न होता है, जैसे इसे ह्यूमरस रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आपका कि वेनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय, मतलब एक बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है टी.एस. इलियट, थॉमस स्ट्रेंज इलियट, या जॉन कीट्स, या मार्लो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं। द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, दोस्तों पोएट्री को किसने इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स के रूप में डिस्क्राइब किया है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, या पी.वी. शैली। तो दोस्तों होगा इजरा पाउंड। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके लेखक हैं, जो इजरा पाउंड है, यह आपके अमेरिका के हैं। इजरा पाउंड एक अमेरिकन पोएट एंड क्रिटिक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। जो आपके ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड के लिए जो आपका ऑप्शन आया है दोस्तों, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं ऑप्शन को तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाता है। जैसे R.K. नारायण की हम चर्चा कर चुके हैं तो ये आपका होगा नहीं। विक्रम सेठ, आपको 9th क्लास में इनका पढ़ना है एक चैप्टर, शोभा डे नहीं दोस्तों। अमिताभ घोष इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बता देते हैं, 140 का आपका डी अमिताभ घोष। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक सही सेंटेंस चुनना है आपको। तो दोस्तों आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, तो याद रखिएगा लास्ट नाइट है तो आपको V2 चाहिए। तो यहाँ पे हम दोस्तों सपना देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए दो ही जगह यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे हम एक्शन कर रहे हैं। आपका सेंटेंस ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मैंने किसको गलत लिखा गया है दोस्तों? हॉरिबल मिस होता है भयानक, सही है। इनसिग्निफिकेंट, कस्टम दोस्तों, इफिशिएंट, EFFI होता है यहाँ पे। रॉन्ग जो वर्ड है आपका बी है। अगला क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड स्पीक्स डैश डैश फ्रेंच सो वी वेर एबल टू फाइंड अ नाइस रूम इन पेरिस। तो दोस्तों 143 नंबर का जो आपका जवाब होगा वो, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंच दोस्तों क्या है, सबसे पहले समझना है नाउन। तो फ्रेंच का है तो यह एक आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाषाओं के नाम जो होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और दोस्तों जो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है वो आपका होता है अनकाउंटेबल। अब यहीं से आपका आंसर मिलता है दोस्तों, फ्यू या द फ्यू रहे तो ये काउंटेबल के लिए आता है, अ फ्यू और द फ्यू आता है, सॉरी अ लिटिल और द लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। अब आपके सामने दोस्तों प्रश्न उठता है कि अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है? दोस्तों अ लिटिल में होता है थोड़ा बहुत, मतलब एक उपयुक्त मात्रा में। द लिटिल मतलब निश्चित। यहाँ पे हम द लिटिल के बारे में तब यूज करेंगे, द लिटिल का यूज तब करेंगे
जब वो चीज़ हम पहले से चर्चा कर लिए हैं तब। यहाँ पे एक माय फ्रेंड्स स्पीक्स अ लिटिल फ्रेंच, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। याद रखिएगा पेडागोजी किस लिए आता है, टीचिंग मेथड को डेवलप करने के लिए आता है। जिसमें टीचिंग या मेथड्स आपको मिल जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशन होगा नहीं, लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, केयरिंग स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा टीचिंग मेथड्स। करेक्ट आंसर 144 का डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा जब भी आपका सेंटेंस को सजाने का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट को पहचानना है। तो रीडिंग बुक्स दोस्तों, यहाँ पे जब आपको दिखाई दे रहा है रीडिंग बुक्स एक जिरंड वाला सब्जेक्ट आया है तब आपको वर्ब चाहिए। और वर्ब यहाँ पे पहले ही पॉइंट पे है कि रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो अब इसी सेंटेंस का आगे विस्तार करना है आपको। रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट, जो किताब पढ़ना होता है एक आदत होता है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कनेक्टर्स, जैसे बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड। अब देखिए कोई इसको अच्छे से आगे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि इट इज ओनली, अब देखिए बट ऑल्सो दिखाई दे रहा है और नॉट ओनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अर्थात नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 4th नंबर पॉइंट है कि रीडिंग इज अ हैबिट विच, देखिए आगे एक्सप्लेन कर रहा है, उसी चीज़ को बढ़ा रहा है। मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीडे, पढ़ना एक आदत होता है जो प्रतिदिन विकसित और से ही विकसित किया जाना चाहिए। अब इसी को आगे एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड, क्योंकि यह न केवल ज्ञान को ही बढ़ाता है बल्कि यह मन मस्तिष्क को भी बड़ा कर देता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में एक एरर है। चलिए दोस्तों इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताएंगे। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे आपको ए एन या द दिखाई दे तो वहाँ पे आपका किसी भी वर्ड में प्लूरल नाउन नहीं आएगा। दूसरा चीज़, यदि किसी एक साथ एक से ज़्यादा नाउन आपको एक साथ दिखाई दे किसी सेंटेंस में, तो सबसे अंतिम वाला ही नाउन का काम फंक्शन करता है और उसके पहले वाले जो नाउन होते हैं वो बन जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। और एडजेक्टिव और एडवर्ब का दोस्तों हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे नोट तो आपका नाउन है और रुपीज यहाँ पे है आपका एडजेक्टिव और लिख दिया गया है रुपीज, जो है वो दोस्तों रॉन्ग है, यहाँ पे सिर्फ रुपी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लेते हैं। आई आर सरप्राइज। दोस्तों सरप्राइज के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है एट। आई आर सरप्राइज एट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यू कैनॉट डिवाइज अ मेथड विच, दोस्तों आप कभी भी एक ऐसे विधि को विकसित नहीं कर सकते हैं विच डैश डैश ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, जो गलतियों की सारी संभावना को क्या कर सके, इग्नोर कर सके। तो इग्नोर्स दोस्तों यहाँ पे आप नज़रअंदाज करना एक उपयुक्त शब्द नहीं बैठ रहा वहाँ पे, या एक्सक्लूड कर सके जो निकाल सके, या इंक्लूड जो शामिल कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे होगा एवॉइड्स, जो टाल सके, दूर कर सके। तो 148 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। 149 नंबर सवाल है, द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अ स्टॉर्म इन अ टी कप से आशय है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, मतलब किसी चीज़ उत्साह होके, मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, राई का पहाड़ बना देना। मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवियल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। 150 का आंसर होगा दोस्तों, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज सीमेंटिक्स होता है, सिंटेक्स वाक्य होता है, फोनेटिक साउंड से होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपका जनवरी में 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार STET की, उसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सिलेबस को समझने में और आगे तैयारी करने में काफ़ी मदद मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो